हेलो मेरे प्यारे मास्टरनियों, अपन लोग ने ऑफलाइन क्लास में सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया था और वहाँ जो है क्वेश्चन डिस्कशन रह गया था, जो कि आपने टेस्ट भी दिया था। तो उसी क्वेश्चन को लेकर के हम लोग आ रहे हैं और वही क्वेश्चन अपन लोग करेंगे जो कि हम लोगों ने पढ़ा था, जो है बाल विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा था ऑफलाइन क्लास में और इसी ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट हुआ था इसी के बारे में अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। अब देखिए कि सीखना क्या होता है। तो सीखना बोले तो अधिगम, सीखने को ही क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये अधिगम क्या है ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हम कहते हैं ना कि बालक जो है अपने व्यवहार में जो भी परिवर्तन करके सीखता है वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब ये सीखना का मतलब होता है क्या, अधिगम। और ये जो आपका है समृद्ध, समृद्ध का मतलब क्या होता है तो इस बात को समझें। समृद्ध का मतलब होता है कि बालक के सेंस में कि बालक को जैसा माहौल चाहिए, जैसा उसको परिवेश चाहिए, उस टाइप का यदि बालक को मिल रहा है उसी को कहते हैं समृद्ध। तो समृद्ध बेहतर होता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि बालक को जैसा माहौल चाहिए, बालक को जैसा परिवेश चाहिए, उसी अनुसार परिवेश और माहौल मिलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पर समृद्ध वाला उत्तर होता है। तो आप लोग इस बात को लिख लीजिए कि समृद्ध वाला उत्तर होता है। और यहीं पर क्या रहता है कभी कभी कि प्रिंट समृद्ध वाला उत्तर होता है। अब ये प्रिंट समृद्ध क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को भी अपन लोग समझे। तो प्रिंट और समृद्ध, तो देखिए ये होता क्या है, क्योंकि प्रिंट का मतलब होता है क्या, कुछ लिखा हुआ, और समृद्ध का मतलब होता है माहौल। तो जब बालक विद्यालय में प्रवेश करते हैं और इसके दीवार पे यदि चारों तरफ से यही माहौल मिलता है लिखा हुआ, तो बालक को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा बहुत ज़्यादा जगता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रिंट समृद्ध वाला उत्तर होता है। तो या तो प्रिंट समृद्ध रहे या केवल समृद्ध रहे। अब ये उत्तर होने का सेंस मेरा क्या है तो समझिए, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव हो, यदि क्वेश्चन पॉजिटिव हो तो मैं जब कहूँगा कि यह उत्तर होता है तो यह पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए, और जब हम कहूँगा कि उत्तर नहीं होता है तो यह किस क्वेश्चन के लिए, तो नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। तो इसी हिसाब से जो आप पहला ट्रिक्स लिखिएगा, अपना कॉपी खोलिए और वहाँ से लिखना शुरुआत कीजिए। एक सीरियल नंबर देते हुए लिखिएगा कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और ऐसे करके लगभग मैं 700-800 आप लोगों को ट्रिक्स लिखवा दूंगा। और मैं दावे के साथ कहता हूँ यह आपकी पहली क्लास है ना, आप जो 2 क्लास कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन देखते ही आप यूं उड़ाएंगे। तो हम लोग अभी जो है 10 क्वेश्चन करें तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए, लेकिन आने वाला जो हमारा 50 क्वेश्चन होगा उसको करने में 5 मिनट भी ना लगे, मे भी हो सकता है ऐसा, है ना। तो इसको शुरुआत करें। तो आप लोग लिखिए कि प्रिंट समृद्ध वाला उत्तर होता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी बालक कब सीख सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। तो देखिए यह हिसाब से बात तो यह सही लग रहा है या गलत लग रहा है, इसको तो अपन चारों ऑप्शन के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले आप लिखना शुरुआत करिए और लिखिए कि वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है। वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है। अब ये वास्तविक क्या होता है थोड़ा सा इस बात को समझिए। देखिए और दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए जब भी बालक को हम लोग जो मास्टर नहीं बनेंगे, तो हम लोग जब भी बालक को पढ़ाएंगे तो उन्हें हमेशा वास्तविक दुनिया से जोड़ करके पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि बालक जो है सब कुछ को पहले से जो देखा रहता है उस चीज़ से यदि अवगत कराते हैं तो बालक को समझ में ज़्यादा आता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि बालक को डिजिटल बोर्ड के बारे में पढ़ाएंगे तो बालक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं पर मैं अगर कहूँ कि देखिए डिजिटल बोर्ड ये है ना, तो ऐसे अगर मैं शुरुआत में डिजिटल बोर्ड के बारे में बालक को पढ़ाऊँ तो उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूँ तो बालक को उदाहरण देके समझाएंगे। देखो बेटा जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, वैसे डिजिटल बोर्ड होता है। अपन को बस क्या है कि इसमें मार्कर से लिखते हैं, वहाँ पे हाथ से भी लिखा जाता है, जो कलर होता है वो कलर से लिख सकते हैं। तो बस यही अंतर है। तो वास्तविक से क्या होता है कि बालक वो चीज़ को देखा रहता है, वो चीज़ को परखा रहता है, वो चीज़ को जाना रहता है, और बालक आसानी से जो है उस चीज़ को समझ पाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है। और कहते हैं क्या कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए। तो जब वास्तविक दुनिया से कक्षा में उदाहरण को लाएंगे तो बेहतर बात है क्योंकि बालक को पढ़ने समझने में अच्छा होगा। और क्या कहते हैं कि जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, और एक दूसरे से अंतःक्रिया का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वार्तालाप करे, एक दूसरे के साथ ग्रुप डिस्कशन करे तो और बेहतर होता है। तो इसीलिए अगला पॉइंट लिखिएगा कि परस्पर वाला उत्तर होता है। परस्पर वाला उत्तर होता है।
और अगला पॉइंट एक और लिखिएगा, मतलब 3 नंबर कि अंतःक्रिया वाला उत्तर होता है। अब ये अंतःक्रिया वाला और परस्पर वाला उत्तर होता है, इसका तात्पर्य को समझिए। परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ, अंतःक्रिया का मतलब होता है आपस में घुल मिल करके। तो मैं जब भी आपको कहूं कि परस्पर क्रिया वाला उत्तर होता है, इसका मतलब बालक अकेला नहीं है, बालक ग्रुप में और एक दूसरे से मिल करके उस समस्या को समाधान कर रहा होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए, यहाँ तक बेहतर बात है। तो बालक और बढ़िया सीखेगा, और तब सीखेगा जब बालक स्वयं से काम करके सीखेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कह रहा है कि जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे, तो आपस में मिलजुल करके काम कर रहा है, तो ये भी बात बढ़िया है करे। और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सुगम का तात्पर्य होता है आसान, सुगम का तात्पर्य होता है सरल। तो अगर शिक्षक ही काम कर देता तो यह बात गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इसमें तो शिक्षक वाला सीखेंगे। अब बालक तो काम कर नहीं रहा है, कर कौन रहा है? शिक्षक। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षक केवल व केवल प्रक्रिया को आसान बनाए। बोले तो उसको केवल व केवल नाम मात्र संकेत दे, इशारा दे कि यह काम को ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, और बालक स्वयं से वो काम को करे, तो क्या होता है? वह बेहतर होता है। कभी भी यह अच्छा बात नहीं होगा कि बालक जो है वो देखता रहे और शिक्षक काम करे, यह कतई नहीं होगा। हमेशा रहेगा कि बालक यदि स्वयं से काम कर रहा है तो वह उत्तर होता है। ठीक है, तो आप यह भी चाहें तो लिख सकते हैं, यदि बालक स्वयं से काम करता है तो वह उत्तर होता है। तो इस हिसाब से आप देखिए तो हमारा यह ऑप्शन तो पूरा करेक्ट जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगा हुआ है। ठीक है सर, आपने तो आगे पढ़ा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि देखा कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, बहुत बेहतर बात है। जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करे, और भी अच्छी बात है। और तो और शिक्षक उस प्रक्रिया को आसान बना रहा है, न कि शिक्षक उसको कर रहा है। कर कौन रहा है? बालक कर रहा है। तो इसलिए हमारा उत्तर 1 होगा। लेकिन अगला ऑप्शन भी पढ़ते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? तो देखिए, कह रहे हैं कि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। कह रहे हैं कि कक्षा में, कक्षा का मतलब तो समझ रहे हैं, और अधिक से अधिक का मतलब होता है बोले तो ज्यादा से ज्यादा। और शिक्षण सामग्री का मतलब पढ़ाने में जो वस्तुओं की मदद ली जाती है, जो वस्तुओं की मदद ली जाती है पढ़ाने में। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो समझना होगा कि यहाँ पर जो अधिक से अधिक लिखल है ना, यह बात गलत है। लिखिए, अधिक से अधिक वाला उत्तर नहीं होता है, अधिक से अधिक वाला उत्तर नहीं होता है। और अगला लिखिएगा, कम से कम वाला भी उत्तर नहीं होता है। कम से कम वाला भी उत्तर नहीं होता है। नहीं अधिक से अधिक वाला उत्तर होगा, नहीं कम से कम वाला उत्तर होगा। तो इस हिसाब से हमारा यह ऑप्शन क्या हो जाता है? कट जाता है। और अगला देखा जाए तो अगला हमारा क्या है? शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। यह भी बात गलत है। कैसे गलत है? तो व्याख्या का मतलब क्या होता है? लेक्चर। मान लिया जाए कि आप सोचिए तो नहीं कि आप लोग कक्षा में भी बैठे और मैं आऊं और एकदम यहाँ से धड़ल्ले देना शुरू करूं, अत्था मैं का कथा पूरा सुना दूं। आप कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगे? बोरिंग हो जाएंगे, क्योंकि मैं केवल वो केवल बक रहा हूं, केवल वो केवल बोल रहा हूं। यह बात गलत है। तो इसीलिए कहते हैं कि व्याख्या वाला उत्तर नहीं होता है। व्याख्या वाला उत्तर नहीं होता है। या व्याख्या को ही अपन लोग और कह सकते हैं क्या? वर्णन। व्याख्या को क्या कह सकते हैं? वर्णन। तो वर्णन वाला भी उत्तर नहीं होता है। वर्णन वाला भी उत्तर नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा यह भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। और अगला जो हमारा ऑप्शन है, अगला है जो 4 नंबर ऑप्शन, कहता है क्या कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। अब सबसे पहले तो एक बात आप लोग लिखिए कि अपेक्षित जो होता है वह पॉजिटिव शब्द है। अपेक्षित क्या होता है? तो पॉजिटिव शब्द होता है। और अगला लिखिएगा क्या? तो उपेक्षित। क्या? उपेक्षित। उपेक्षित क्या होता है? उपेक्षित होता है आपका निगेटिव शब्द। क्या होता है? निगेटिव शब्द। तो इस बात को ध्यान रखना है मेरे प्यारे मास्टरनियों कि अपेक्षित जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, और उपेक्षित जो होता है वह निगेटिव होता है। तो जब भी आपके ऑप्शन में आ जाए अपेक्षित तो समझ लीजिएगा पॉजिटिव है, और उपेक्षित आ जाए तो क्या है? तो नेगेटिव है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। तो इस हिसाब से आपको लग रहा है क्या कि अपेक्षित लग गया तो अब तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आवधिक परीक्षा है, और मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में बताऊंगा, जहाँ पर मूल्यांकन के बारे में पढ़ाएंगे। आवधिक परीक्षा को कहा जाता है व्यापक मूल्यांकन। क्या कहा जाता है? व्यापक मूल्यांकन, या इसी को कहा जाता है सतत मूल्यांकन। सॉरी,
इसी को कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन, इसको सतत नहीं। आवधिक को बोलते हैं या तो व्यापक या तो योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि बालक को केवल रिजल्ट पर फोकस किया जाता है, ना कि बालक क्या सीख रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आवधिक परीक्षा वाला उत्तर नहीं होता है, क्योंकि हम आप जो है बालक को क्यों टेस्ट करेंगे, क्यों परीक्षा लेंगे, ऐसा इसीलिए क्योंकि बालक जो सीख रहा है उसके बारे में जाने। लेकिन आवधिक परीक्षा क्या करता है, वो क्या सीख रहा है वो जानना उद्देश्य नहीं होता है, बालक ने कितना सीख लिया ये जानना उद्देश्य होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आवधिक परीक्षा वाला उत्तर नहीं होता है, आवधिक परीक्षा वाला उत्तर नहीं होता है। आगे हम बताएंगे कि आवधिक परीक्षा कैसे उत्तर होगा, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो आवधिक परीक्षा हो या योगात्मक परीक्षा हो या फिर व्यापक परीक्षा हो वाला उत्तर नहीं होता है। तो इस हिसाब से हमारा यह भी ऑप्शन क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, तो 1 नंबर सही हो गया। कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया। कहीं पर लिखा रहे वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है, तो जी बिल्कुल होता है। ठीक है, वास्तविक दुनिया कहें या फिर कह सकते हैं क्या, और दैनिक जीवन से जोड़ने वाला भी उत्तर होता है। आप इस बात को भी लिख लीजिए कि दैनिक जीवन से जोड़ने वाला उत्तर होता है। अब दैनिक का भी मतलब क्या होता है, जो हमारा रोजमर्रा का जीवन है, जो हमारे डेली लाइफ का जीवन है। तो इसीलिए कहते हैं कि दैनिक जीवन वाला भी उत्तर होता है। देखिए मेरे प्यारे मास्टरनियों, मैं आपको एक बात पे जोर दे रहा हूँ, वो है ट्रिक्स पे, क्योंकि आपके एग्जाम में आपके पास समय कम रहता है और क्वेश्चन बनाना ज़्यादा रहता है। उस समय में मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपको कंसेप्ट से ज़्यादा ट्रिक्स काम आएगा। इसका मतलब यह कहते नहीं है कि मैं आपको कंसेप्ट नहीं बताऊँ, मैं कंसेप्ट के साथ यदि ट्रिक्स भी बता देता हूँ तो आपको दोनों का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो आप क्वेश्चन को देखते हैं यूँ चुटकी में उड़ा सकते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी मैंने 1 नंबर क्वेश्चन को लगभग 10 मिनट लगा दिया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आगे जब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन के 30 नंबर क्वेश्चन के बाद चलेंगे ना, तो यूं उड़ेगा क्वेश्चन, जैसे लगेगा कि क्या कि क्वेश्चन बन रहा है। अगला देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो है समूह समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था में होते हैं, तो किशोरावस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। और इसका उम्र कितना होता है, तो यह भी मैंने बताया था, जो इसका उम्र होता है वो 12 से ऊपर होता है। क्या होता है, 12 से ऊपर होता है। वैसे आगे हम लोग चलेंगे, सब बाल्यावस्था हो या पूर्व बाल्यावस्था हो, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। और आपको पता ही है कि पूर्व बाल्यावस्था को ही प्रारंभिक बचपन कहा जाता है और इसका उम्र 2 से 6 वर्ष होता है। और हमारा जो बाल्यावस्था है इसका उम्र जो है 5 से 11 कहीं लिखा होता है, तो कहीं पर 6 से 11 लिखा होता है, तो कहीं पर 6 से 12 लिखा होता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस अवस्था को कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। आप अपना नोट्स खोलिएगा चैप्टर नंबर 1 को और उसमें खोजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब भी प्रश्न में आ जाए बेहतर, सबसे अच्छा, उचित, तो यह सभी क्या होता है, पॉजिटिव शब्द होता है। चाहे तो इस बात को आप लिख सकते हैं, सबसे बेहतर, उचित, है ना, इसके अलावा जो है सबसे अच्छा, ये सब यदि ऑप्शन में लगा रहे तो ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन तो है पॉजिटिव कि बालक जो है कोई सीखने संबंधी बालक को समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला को देखिए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। यह बात तो सही लग रहा है, क्योंकि अक्षमता का मतलब क्या होता है कि जो बालक में क्षमता नहीं है, जो करने की क्षमता नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अक्षमता कहते हैं। जैसे कि मुझे अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ाने की क्षमता है तो मेरे अंदर क्षमता है, अगर नहीं मैं पढ़ा पाता हूँ इसका मतलब हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो कह रहे हैं कि अक्षमता के अनुरूप मतलब कोई बालक में कोई चीज क्षमता नहीं है, उसके अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मतलब बालक में जो कमी है, अक्षमता मतलब कह सकते हैं कमी, तो बालक में जो कमी है यदि उसके अनुसार शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षण मतलब क्या होता है, पढ़ाना, शिक्षण मतलब पढ़ाना, और पद्धति मतलब विधि, तरीका, है ना। तो अगर बालक को जो कमी है उसके अनुरूप, उसके अनुसार यदि पढ़ाने की विधि को अपनाया जाए तो क्या बालक बेहतर तरीका से सीखेगा कि नहीं सीखेगा, सीखेगा ना। तो इसीलिए हमारा यह ऑप्शन तो सही
लग रहा है, लेकिन फिर भी अगला ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक बात को ध्यान रखिए, सीटेड जो होती है ना उसमें चारों ऑप्शन सही होता है, लेकिन उसमें से सबसे बेहतर को चुनना होता है, और बेहतर को चुनने के लिए हमें चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखा जाए, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो लिखिए मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों कि जो महंगी है ना यह बात गलत है, क्योंकि महंगी वस्तुओं का उपयोग करना अच्छा बात नहीं है। इसलिए लिखिए सस्ता या महंगा, सस्ता या महंगा वाला उत्तर नहीं होता है, ना ही सस्ता वाला उत्तर होगा और ना ही महंगा वाला उत्तर होगा। बात क्लियर है क्या? तो लिख लीजिए सस्ता या महंगा वाला उत्तर नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। एक बात गौर कीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स पे फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट को एक एक करके बढ़िया से पाठ पुर्जा गुर्दा खोल खोल के बता रखा था क्लास में, है ना। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा ट्रिक्स का बात करूँगा, क्योंकि मैंने ट्रिक्स को नहीं बताया था कि कैसे प्रयोग किया जाता है, मैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखा जाए, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो देखिए मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनी, रोचक जो है यह बात सही है, क्योंकि इससे बालक को इंटरेस्ट आएगा, बालक को मजा आएगा, लेकिन जो यह सरल है ना यह गलत है, सरल गलत है। क्योंकि गुरुजी क्यों गलत है? तो इसीलिए गलत है क्योंकि सरल का मतलब होता है आसान, सरल का क्या मतलब होता है, आसान। और एक बात नहीं सोचिए, आप जो मास्टर नहीं बनिएगा और आप जो बच्चों को इतना आसान करके कोई चीज़ समझाइएगा, तो बालक अपना दिमाग का प्रयोग करेगा ही नहीं, और दिमाग का जब प्रयोग नहीं करेगा क्या उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होगा? नहीं होगा। क्या उसके अंदर जो है जो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने की क्षमता का विकास होगा? नहीं होगा। तो इतना भी आसान करके हमें पढ़ाना नहीं चाहिए। तो कैसे पढ़ाना चाहिए? तो इस कदर से पढ़ाना चाहिए कि बालक चीज़ को समझ जाए, लेकिन अपना दिमाग लगा करके आप इस कदर आसान बनाइए कि कम से कम बालक अपना दिमाग का प्रयोग कर सके, यानी कि इतना आसान कर दे कि बालक अपना दिमाग का प्रयोग करे ही नहीं, और न ही खूब भारी कर दीजिए जो बालक अपना दिमाग का प्रयोग ही नहीं कर पाए, बालक दिमाग ही नहीं लगा पाए, तो यह भी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए लिखिए सरल या जटिल वाला उत्तर नहीं होता है, सरल या जटिल वाला उत्तर नहीं होता है, सरल या जटिल वाला उत्तर नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि सर की सरल वाला भी उत्तर नहीं होता है, ना ही जटिल वाला उत्तर होता है, तो होता क्या है? तो होता है सहज वाला उत्तर होता है। कौन सा? सहज वाला उत्तर होता है। अब गुरुजी सहज का मतलब क्या होता है? तो सहज का मतलब होता है कि बालक को आसान करके बताया जाए, लेकिन उतना ही जितना पर बालक अपना भी दिमाग का प्रयोग कर सके। अर्थात कह सकते हैं कि बालक के पास जितना दिमाग है आप उसे एक लेवल ऊपर चलिए, केवल एक लेवल ऊपर, ज़्यादा भी जाएंगे तो फिर भी उसके दिमाग से बाहर जाएगा, और कम भी जाएंगे तो उसको आसानी लगेगा। तो इसलिए दिमाग जितना है बालक उसे एक लेवल ऊपर चले, उसी को अपन क्या कहेंगे? सहज कहेंगे। तो इसलिए लिखिए सहज वाला उत्तर होता है, सहज वाला उत्तर होता है, लेकिन सरल और कठोर वाला, सरल और जटिल वाला उत्तर नहीं होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सरल रोचक सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो 3 नंबर हमारा क्या हो गया? कट गया। अब ऑप्शन नंबर 4 को देखा जाए, 4 क्या कह रहा है देखा जाए इसको। 4 नंबर ऑप्शन, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। देखिए मेरे प्यारे मास्टरनियों, कहानी कथन सही बात है, क्योंकि बालक को कहानी कथन करके पढ़ाएंगे तो बालक अच्छा से सीखेगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा था कि समस्या का समाधान किस अनुसार करेंगे? तो समस्या का अपन समाधान बालक में जो अक्षमता होगा, बालक में जो कमी होगा, उसको देखते हुए उसी अनुरूप यदि अपन बालक को क्या करेंगे तो पद्धति को अपनाएंगे, शिक्षा पद्धति को, तो बालक बेहतर तरीका से सीखेगा। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? इसलिए हमारा इस 3 नंबर क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन होगा वो कौन होगा? तो 1 नंबर होगा। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा क्यों? देखिए कह रहा है कि शिक्षण अधिगम, शिक्षण मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब सीखना, यानी पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से, यानी क्लास में जो बालक बैठे होते हैं उसके पर्सनली रूप से उस पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर क्या ऐसा कारण है? तो देखिए समझिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। कह रहा है बच्चों को विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बात तो सही लग रहा है कि इसलिए भी हमें ध्यान देना चाहिए। मान लिया जाए क्लास में अपन आए और पढ़ा दिए, तो क्या लगता है कि सब लोग सीख गया होगा? नहीं सीखा होगा। क्यों? क्योंकि सभी बालकों की सीखने की जो गति होती है,
सीखने की जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए हमें व्यक्तिगत ध्यान भी रखना चाहिए। हो सकता है कोई बालक एक बार में नहीं 2 बार में सीखे, कोई बालक एक ही बार में सीख जाए, तो ये अलग अलग हो सकता है। तो कह रहे हैं कि बच्चों के विकास की दर भिन्न होती है, बिल्कुल सही बात है, और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं, यह बात भी क्या है, सही है। अगला ऑप्शन देखा जाए कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखता है, यह बात गलत है। आप लिखेंगे कि हमेशा वाला उत्तर नहीं होता है। क्या लिखेंगे, हमेशा वाला उत्तर नहीं होता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको कहेगा हमेशा समूह में सीखते हैं, तो क्या अकेले आप जब पढ़ते तो ना सीखते हैं ना, या जब आप जो है अकेले ही केवल सीख सकते हैं, यह बात भी गलत है। क्यों, क्योंकि क्या आप समूह में नहीं सीखते हैं, जब क्लास में बैठे होते हैं तो सीखते हैं, इसीलिए कहते हैं हमेशा वाला उत्तर नहीं होता है। हमेशा मतलब फिक्स कर दिया तुमको हमेशा ऐसा करना होगा, यह बात गलत है। तो लिख लिए हमेशा वाला उत्तर नहीं होता है। अगला लिखिएगा क्या कि ही लिखिएगा, ही कॉमा को ही कॉमा के ही कॉमा तो ही, ये सभी उत्तर नहीं होता है, ये सभी उत्तर नहीं होता है, अर्थात यह क्या है, तो नेगेटिव शब्द है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ही लग जाने से क्या होता है, जबरन हो जाता है, जबरदस्ती। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, सही बात है, मैं पढ़ता ही हूँ। अब जबरदस्ती है, हम पढ़ता ही हूँ, है ना। और कहेंगे कि आपको खाना चाहिए, और आपको खाना ही चाहिए, तो आप मतलब जबरदस्ती बता रहे हैं कि आपको खाना ही चाहिए, है ना, यह बात गलत है। तो इसलिए कहते हैं ही जहाँ भी है वो क्या है, नेगेटिव शब्द है, ही क्या है, नेगेटिव शब्द है। अगला ऑप्शन नंबर 3 देखा जाए, 3 में क्या कह रहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, मतलब कि जो है शिक्षक नहीं, यहाँ पे शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण मतलब होता है कि जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, प्रशिक्षण ले रहा था, तो उस समय हमको ऐसे ही बताया गया था कि सब बुआ पर अलग अलग ध्यान देना चाहिए। हम भी इसीलिए ध्यान देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग इसीलिए ध्यान देते हैं कि सभी बालकों के सीखने की गति अलग अलग होती है, इसलिए हमें सभी बालकों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस हिसाब से यह भी ऑप्शन क्या है, गलत है। 4 नंबर देखा जाए कि इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलता है। एक बात बताइए भला कि अनुशासित, एक बात आप लोग पहले ध्यान रखिए, एक बात को ध्यान रखना है कि देखिए बालक जो होता है ना, बालक बराबर भगवान। और एक बात आपको हमेशा ध्यान में रख के हमेशा क्वेश्चन बनाना है कि बालक जो है ना भगवान होता है, बउआ क्या होता है, भगवान होता है। बउआ कभी गलती कर ही नहीं सकता है, गरिया रहा है तो गलती ना कर रहा है, वो सीख रहा है। कोई सामान को हाथ में लिया, टूट गया, ओकरा से कोनो बात नहीं, उसमें खोज कर रहा है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए ना कि बालक कभी भी गलती नहीं कर सकता है, बालक क्या होता है, भगवान होता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि बउआ को अनुशासित करना चाहिए, गलत बात। भला भगवान को हम अनुशासित करें, हमारी इतनी मजाल है ना, हम भगवान को अनुशासित कर दें ना, कतई बात गलत है। इसलिए लिखा जाए अनुशासित वाला उत्तर नहीं होता है। क्या होगा, अनुशासित वाला उत्तर नहीं होगा। लिखा जाए इस बात को कि अनुशासित वाला उत्तर नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला अगर देखा जाए तो हमारा अगला कह रहा है क्या, करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर सही बात है, अवसर मिलना चाहिए शिक्षकों को, लेकिन अनुशासित करने का नहीं, बल्कि बालकों को समझाने का, बालकों को करके सिखाने का अवसर देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों के विकास की दर क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो चलिए 5वां क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि देखिए मान लीजिए बालक को कोई काम आप दिए हैं और बालक देख रहे हैं कि आप उब रहा है बोले तो बोरिंग फील कर रहा है, बोरिंग समझ रहे हैं ना। मान लीजिए ऐसे कि आपको कोई अपने यहाँ बुला ले गेस्ट के रूप में, और जो बुलाए आपको आंगन में बिठा दे कुर्सी पे और वो चल जाए, सामने आए, तो पूरा दिन आपको क्या लगेगा कि फालतू में इसके यहाँ आ गए, है कि नहीं। तो वो जो बोरिंग कहते हैं वही, जैसे कि बालक क्यों आखिर बोरिंग फील करता है, तो ऐसा इसीलिए कि जब यदि बालक को एक ही काम को बार बार करने के लिए दीजिएगा ना, तो उसका जो दिमाग होता है ना वो सुस्त पड़ जाता है, वो मशीन की तरह उसका दिमाग भी काम करने लगता है कि जैसे एक बार तो दिमाग लगाया, 2 बार लगाया, लेकिन उसी काम को यदि बार बार करता है तो बालक भी मशीन की तरह काम करने लगता है, अपना दिमाग यूज करना खत्म कर देता है, बस क्योंकि वही चीज़ बार बार करना है, तो बस दिमाग किधर है, बार बार वो काम क्या हो रहा है, होता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं
कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगते हैं तो किस बात का संकेत है? इसका मतलब है कि बालक उस कार्य को यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है। अब देखिए, खोजेंगे कहीं मिल जाए। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। हमने कहा था अभी कि अनुशासित वाला उत्तर नहीं होता है। संभवतः कार्य को यांत्रिक रूप से बार बार दोहरा रहा है, बार बार हो रहा है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए, बच्चा बुद्धिमान नहीं होता है। अभी हमने कहा था कि बच्चा भगवान होता है और कह रहे बच्चा बुद्धिमान ना होता है। भगवान को बोला हम आप बुद्धि दें, हमारी आप कितनी मजाल ना। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। यह बात गलत है। बच्चा क्या होता है? बुद्धिमान होता है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं होता है। अभी मैंने कहा बच्चा भगवान होता है, तो कह रहा बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं होता है। यह बात गलत है। बोला हमें सीखने, हमारे अंदर सिखाने की योग्यता ना हो, यह बात हो सकता है, लेकिन बालक के अंदर सीखने की योग्यता नहीं होता है, यह कतई नहीं होगा। बालक भगवान है और बालक दुनिया के सभी चीजों को समझने की क्षमता रखता है, बस सिखाने वाला होना चाहिए। तो इसलिए हमारा यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? तो 2 नंबर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है और हूबहू यह लाइन आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो मैंने बताया होगा एक एक करके बात। देखिए क्या कह रहे हैं कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। बताइए, मैंने आपको बताया था ना परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं वो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। यदि एक आयाम यानी एक पक्ष विकास के गड़बड़ाएगा, बाकी अन्य पक्षों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। और यहाँ पे कह रहा है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। गलत बात, अंतर संबंधित होता है। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। सभी विकास की दर समान नहीं होता है। जी बिल्कुल सही बात है कि विकास की दर कभी भी समान नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। दर का मतलब होता है गति। दर का मतलब गति। क्या अगर मान लिया जाए कोई बालक जो है, अगर मान के चलिए कि पिछले साल 7 तारीख को जन्म लिया था, ठीक है, इसी महीने में, और एक ही दिन 2 बालक जन्म लिया, एक ही समय में जन्म लिया, दोनों लड़का ही है, तो क्या लगता है कि जो बालक जो है, मान लिया एक बालक ए है, दूसरा बालक बी है, तो जिस रफ्तार से गति ए का होगा उसी रफ्तार से बी का भी होगा? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी बालक में जो वृद्धि और विकास की दर अपनी अपनी होती है, कभी भी समान नहीं होती है। हाँ, कह सकते हैं विकास समान हो सकता है। कैसे? तो मान लिया जाए आप भी चलना सीखे, वो भी चलना सीखा, लेकिन दोनों का दर अलग अलग है। हो सकता है आप जो है 8 महीना में सीख गए हो सकता है वो 2 साल में सीखा हो। ये अलग अलग हो सकती है। विकास की दर कतई समान नहीं होता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी विकास की दर समान नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है ना, विकास की दर समान नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में एक एक बात को, तो इसका ऑप्शन तो यही सही लग रहा है। लेकिन फिर अगला देखते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है ना? गुरुजी, कतई रेखीय ना होता है। रेखीय मतलब क्या होता है? एकदम सीधा। क्या विकास सीधा होता है? नहीं होता है। विकास कैसा होता है? विकास वर्तुलाकार होता है, विकास सर्पिलाकार होता है, विकास चक्रीय होता है, न कि क्या होता है? रेखीय होता है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास लंबवत नहीं होता है, विकास जो है एक सिद्ध में नहीं चलता है, बल्कि विकास कैसा होता है? चक्रीय होता है। बात क्लियर है क्या? तो इस हिसाब से हमारा यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमने तो बताया था कि माँ के गर्भ से शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत तक चलती है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह बात गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? 2 नंबर होगा। क्यों? क्योंकि सभी विकास की दर समान नहीं होती है। यही बात सही है। आप लोगों ने आंसर 2 को नहीं लगाए होंगे, क्योंकि लगा होगा नहीं लगल है। गुरुजी सही बात है ना, सभी विकास की दर समान नहीं होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन होगा? 2 होगा। देखिए, मैंने आपको कहा था हो सकता है आपको 20 नंबर क्वेश्चन तक में समय लगे, हो सकता है 1 घंटा लग जाए, हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आगे क्वेश्चन आने दीजिए, एकदम यूं चुटकियों में मसलिएगा क्वेश्चन को। थोड़ा सा सब्र करिए ना, क्योंकि सब्र का फल कैसा होता है? मीठा ना मिठगर होता है ना। क्योंकि मीठा लोग कहता है वो समझते हैं, लेकिन जो मिठगर होता है ना खुद फील किया जाता है। इसलिए अपन कहते हैं क्या कि सब्र का फल मिठगर होता है, क्योंकि अपन फील किए हैं, आपको भी फील कराना चाह रहे हैं, तो इसलिए समझिए।
कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को डॉट डॉट क्षेत्रों में विभाजित किया, यहाँ पर रहता तो और बेहतर होता। मानव विकास को डॉट 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 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा हो क्योंकि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया होगा। तो देखिए हमने आपको बताया था कि मानव का विकास किस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो हमने बताया था संज्ञानात्मक होता है, हमने बताया था क्या शारीरिक होता है, हमने क्या बताया था सामाजिक होता है, और हमने क्या बताया था संवेगात्मक होता है। इस बात को ऑप्शन को ढूंढिए। देखिए शारीरिक होता है, आध्यात्मिक न कतई नहीं होता है। आपको हमने बताया था कि विकास का आयाम आध्यात्मिक नहीं होता है, बताया था ना कि नहीं होता है, याद होगा चैप्टर नंबर 1 के पहला ही पेज में यह बात लिखा होगा कि विकास आध्यात्मिक नहीं होता, तो कट गया ऑप्शन। शारीरिक होता है, संज्ञानात्मक होता है, संवेगात्मक होता है और सामाजिक होता है, यह बात तो सही लग रहा है। अगला ऑप्शन को देखिए, यहाँ भी आध्यात्मिक आ गया, कट गया, ये भी कट गया। और देखिए मनोवैज्ञानिक और संज्ञानात्मक दोनों क्या होता है, एक ही होता है। आपको मैंने लिखाया है संज्ञानात्मक के क्वेश्चन में मनोवैज्ञानिक, तो इसलिए यह भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ेगी अब, है ना, इसलिए दिल थाम के बैठिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है, बच्चा डॉट डॉट के कारण होता है, बच्चा क्यों रोता है आखिर। तो देखिए जब माँ के गोद से दादी लेती है तो माँ के पास जो रहती है ना, तो माँ से एक लगाव रहती है, बच्चा को एक संवेग होती है, जो प्यार वाला संवेग होता है उससे जुड़ा होता है। और जब माँ के गोद से दादी लेता है तो संवेग लगता है टूट रहा है, बालक को लगता है मैं बिछड़ रहा हूँ, इसलिए बालक क्या करने लगता है, रोने लगता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, संवेगात्मक दुश्चिंता। मैं बताऊंगा चैप्टर नंबर 20 में चैप्टर नंबर जो 20 है वहाँ पर है संवेग एवं संज्ञान, वहाँ पर अपन चैप्टर संवेग और संज्ञान को पाठ पूर्जा बढ़िया से खोलेंगे। अभी तत्काल इसका आंसर लगाइए 3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी। कह रहा है मेरा परिवार होगा क्या मेरा प्रिय मित्र होगा क्या, मेरा पड़ोस होगा क्या, मेरा विद्यालय होगा क्या। तो बालक बताइए गुरुजी सबसे पहले कहाँ से सीखना शुरुआत करता है, तो अपने परिवार से सीखता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, 1 होगा। और आपको पता है कि बालक अपने परिवार के संरक्षण में रह करके जो भी कुछ सीखता है उसके जीवन का क्या होता है, तो अस्थायी पूंजी होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा, 1 होगा। आप लोगों को लगता होगा ना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे या हमसे नहीं पढ़े होंगे, उन लोगों को लगता होगा सर तो डायरेक्ट उत्तर पे बात करता है। मैंने एक एक बात को पाठ पूरा खोल रखा है, स्टूडेंट सीधा उत्तर पे बात करता है ना। ऑप्शन क्या कहता है वो बात की बात है, डायरेक्ट उत्तर मिलता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन को नहीं देखता है, ऑप्शन को देखते हुए आंसर लगाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास है, क्या है मानव विकास। मानव विकास क्या मात्रात्मक होता है, जी नहीं। क्या गुणात्मक होता है, जी नहीं। कुछ सीमा तक मापनीय होता है, और मापनीय मतलब क्या, कुछ सीमा तक को मैं माप नहीं सकता, तो यह बात भी नहीं, बल्कि क्या होता है, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 नंबर ऑप्शन में 1 और 2 दोनों है, मात्रात्मक और गुणात्मक। हमने आपको बताया था कि वृद्धि जो होता है वो केवल क्या होता है, मात्रात्मक होता है, और विकास क्या होता है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन होगा, 4 होगा। आइए अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर को, कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे। 11 नंबर पे क्या कर रहा है समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखिए जब भी आपको क्वेश्चन ना आए परवर्ती, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, तो एक बात को ध्यान से रखना है। क्या रखना है कि कह तो रहा है किसके बारे में, बाल्यावस्था के बारे में ना, तो ऑप्शन को आप ढूंढिए और ऑप्शन से टिक करने का कोशिश करिएगा। देखिए क्या कि 11 से 18, देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए, आपको तब पता चलेगा। 11 से 18, 18 से 24, 6 से 11 और जन्म से 6 वर्ष। अब अगर आप क्वेश्चन को समझें तो इसका आंसर दूसरा होगा। क्या करें, बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था। कौन सा बाल्यावस्था, परवर्ती बाल्यावस्था। देखिए इसका आंसर आप दो सेंस में लेंगे। कैसे लेंगे, एक तो आप केवल बाल्यावस्था देख लिए तो आपने 6 से 11 लगा दिया, लेकिन 6 से 11 होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि परवर्ती बाल्यावस्था मतलब क्या कहता है कि बाल्यावस्था के अगला, तो बाल्यावस्था का अगला क्या होता है, किशोरावस्था होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 11 से कितने वर्ष, तो 18 वर्ष होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर 1 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहता है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। कोई भी नाराज
हो सकता है यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है, क्या है तो किससे संबंधित है, तो नाराज होना सही समय पर सही व्यक्ति पर, तो यह सभी दर्शाता है कि इसको तो संवेगात्मक विकास को दर्शाते। आगे इसके बारे में बताऊंगा जब संज्ञानात्मक और संवेगात्मक चैप्टर पढ़ाएंगे वहां पर। अगला क्वेश्चन देखा जाए 13 नंबर में कि शैशव काल की अवधि है। शैशव काल बोले तो शैशवावस्था, और शैशवावस्था के बारे में हमने बताया था कि शैशवावस्था को दो तरीके से देखा जाता है, एक 0 से 6 और एक 0 से 2। अगर यहाँ पर ऑप्शन 0 से 2 मौजूद होगा तो 0 से 2 लेंगे, और अगर 0 से 6 होगा तो 0 से 6 लेंगे। तो देखिए क्या ऑप्शन कह रहा है, जन्म से 2 वर्ष तो बिल्कुल होगा, 0 से 2 वर्ष होता है शैशवावस्था को, अपनी सही बात है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 होगा। भला क्या ऑप्शन पढ़ो, इसमें जब आंसर डायरेक्ट मिल रहा है तो कह रहा है कि विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है, विकास डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से कठिन की ओर गलत बात, विशिष्ट से समान की ओर, या साधारण से आसान की ओर, या समान से विशिष्ट की ओर। तो हमने आपको बताया है कि विकास कैसे चलती है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इस हिसाब से अपन का आंसर क्या होगा, तो 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15 नंबर क्या कहता है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है कैसा। तो हमने आपको बताया था कि यदि बालक के भाषा विकास का समय देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो होता है प्रारंभिक बचपन, जिसे अपन लोग पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था जिसका अवधि होता है 2 से 6 वर्ष, क्योंकि 0 से 2 में तो बालक के बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि बोलने की अयोग्य अवस्था होती है, और सबसे पहले जो बोलना शुरुआत करती है वो 2 से 6 वर्ष में, और वहीं से जो है वहीं से बालक बहुत ज़्यादा भाषा को सीखता है। वो बालक की भाषा सीखने का गोल्डन समय होता है, इसलिए कहते हैं भाषा की सीखने की सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है, तो होता है प्रारंभिक बचपन। अब कहा क्या रहा है क्वेश्चन देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कैसा है, कम महत्वपूर्ण है, गलत बात। अमहत्वपूर्ण, देखिए अ लग गया है, अ माने नहीं, मतलब नहीं महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण, गलत बात। अति संवेदनशील है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। ध्यान से समझें, कह रहे एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकता है, मतलब एक मास्टर नहीं है, वो कहती है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों में जो है अपनी अधिगम को यानी अपने पढ़ाने के तरीका को कैसे प्रभावी बना सकता है, कैसे इफेक्टिव बना सकता है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, क्योंकि शेडेड का क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनता है। अब देखिए फिर आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए मेरे प्यारे मास्टर नहीं हो। क्या कष्ट कर लेनी है कि लिख लेना है ड्रिल और अभ्यास वाला उत्तर नहीं होता है, ड्रिल और अभ्यास वाला उत्तर नहीं होता। ड्रिल का मतलब होता है दोहराव, ड्रिल का मतलब क्या होता है, दोहराव, और दोहराव वाला उत्तर नहीं होता है। तो इस बात को लिख लीजिए, दोहराव वाला उत्तर नहीं होता है। और मैंने भी कहा था ड्रिल व अभ्यास वाला भी उत्तर नहीं होता है, न ही ड्रिल वाला होता है न ही अभ्यास वाला होता है। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस, बार बार, और बालक को बार बार काम नहीं कराने चाहिए। नॉर्मली मैं बताऊंगा कि अभ्यास कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन नॉर्मली जहां भी ऑप्शन आपको दिख जाए ड्रिल व अभ्यास को क्या कर देना है, सीधा सीधा काट देना है। तो ड्रिल व अभ्यास वाला उत्तर नहीं होता है। अगला देखिए, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर के फिर लिखिए क्या कि प्रतियोगिता वाला उत्तर नहीं होता है। बालक के अंदर हम कंपटीशन करा देंगे, यह बात तो गलत है, यह तो बहुत गलत है ना, क्योंकि प्रतियोगिता वाला कैसे करा सकते हैं, तो इसलिए लिखिएगा प्रतियोगिता वाला उत्तर नहीं होता है। क्या लिखना है, प्रतियोगिता वाला उत्तर नहीं होता है। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, ये भी कट गया। अगला है विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बालकों को वास्तविक दुनिया से जोड़ करके पढ़ाया जाए तो वो सबसे बेहतर होता है, अर्थात वास्तविक दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है। और मैंने एक और बताया था कि दैनिक जीवन से जोड़ने वाला उत्तर होता है। तो इस हिसाब से तो कह रहा है कि जीवन से संबंधित और बालक के डेली लाइफ से जोड़ा जाए, बालक के रोजमर्रा के जीवन से जोड़ा जाए, तो इससे भला बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करना चाहिए। बात क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगला ऑप्शन और देख लेते हैं, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर के, ना, गलत बात। फिर से आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए और लिख लीजिए पुरस्कार या दंड, पुरस्कार या दंड दोनों एक ही में लिख लीजिए। पुरस्कार या दंड वाला उत्तर नहीं होता है, नहीं पुरस्कार वाला उत्तर होता है और नहीं दंड वाला उत्तर होता है। इसलिए लिख लीजिएगा कि पुरस्कार व दंड वाला उत्तर
नहीं होता है। इस बातों को लिख लिया। तो कहेगा सर कि पुरस्कार व दंड वाला उत्तर नहीं होता, तो भला कब होता है? तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल और केवल जो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ना, वही बात करता है पुरस्कार का। और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का मानना है कि पुरस्कार देना अच्छा बात है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा 19 नंबर चैप्टर स्किनर के बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में, वहां पर बताऊंगा कि जो है कैसे पुरस्कार वाला उत्तर होता है। लेकिन यह बहुत रेयर केस है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि जब स्किनर की बात करें, जब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का बात करेगा, तभी होगा पुरस्कार वाला उत्तर, अन्यथा कदाचित पुरस्कार वाला उत्तर नहीं होगा और न ही दंड वाला उत्तर होगा। तो इस हिसाब से पुरस्कार व दंड वाला उत्तर नहीं होता है। क्या मैं दंड को सजा नहीं कह सकता हूं? सजा वाला उत्तर नहीं होता है। न पुरस्कार वाला, न ही दंड वाला, न ही सजा वाला उत्तर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सही था? 3 नंबर सही था। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 नंबर में। देखिए क्या कह रहा है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। कह रहे हैं किसी प्रारंभिक मतलब जो शुरुआत जो 1 to 5 की कक्षाओं में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को किसके लिए उत्प्रेरित करना चाहिए? उत्प्रेरित का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। उत्प्रेरित का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना या मोटिवेट करना, या क्या करना? मोटिवेट करना। ठीक है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन तो अच्छा बात है। मोटिवेशन वाला बालक को उत्प्रेरित करेंगे, लेकिन किसके लिए उत्प्रेरित करेंगे, इस बात को समझिए। फिर से अब लिखना पड़ेगा, लिखिएगा। रटने वाला उत्तर नहीं होता है। रटने वाला उत्तर नहीं होता है। रटने वाला उत्तर नहीं होता है। उसी में नहीं तो ऐसे करिए, अगला लिखिए। मैं अगला लिखा रहा हूँ। रटने वाला उत्तर नहीं होता, इसको पूरा कर लिए। चलिए अगला लिखिए। कंठस्थ। कंठस्थ अगला लिखिएगा। कंठस्थ। कंठस्थ का भी मतलब होता है रटना। लिखिए कंठस्थ, कौमा याद करना, कौमा याद करना, कौमा स्मरण करना, कौमा स्मरण करना, स्मरण करना। तो मैंने अभी क्या लिखा है? रटना, याद करना, स्मरण करना। यह सभी उत्तर नहीं होता है। यह सभी उत्तर नहीं होता है। यह सभी उत्तर नहीं होता है। मुझे लग रहा होगा क्या, क्योंकि आप लोगों का पहली क्लास है, तो सब्र का बांध टूट रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग 30 ही क्वेश्चन करेंगे आज। अगली क्लास में फिर से पूरा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगली क्लास लगेगा धुआंधार, क्योंकि ये क्लास आपका पहला है। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज को पकड़ने में दिक्कत होगा, लेकिन बस 1-2 क्लास सब्र कर लीजिए ना, फिर देखिएगा धुआं कर देंगे अपन क्वेश्चन को। देखिए कह रहे हैं क्या कि रट कर या याद करने के लिए जिससे वो प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। गलत बात। बालक को भी रटाना नहीं है, क्या करना है? समझाना है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा नंबर कह रहा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षा का सम्मान करें। गलत बात। बताइए दंड वाला उत्तर होगा क्या? नहीं होगा। बालक को हम दंड दें, हमारी इतनी मजाल कि मैं बालक को दंड दे दूं ना? गलत बात। दंड वाला भी उत्तर नहीं होता है। रटने वाला या याद करने वाला भी उत्तर नहीं होता है। कह रहे ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के में अंत में अच्छे अंक पा सके। ना गुरुजी, गलत बात। बउआ को केवल परीक्षा के पास करने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। तो एक बार लिखा जाए फिर से, और लिखिएगा कि परीक्षा वाला उत्तर नहीं होता है। लिखिएगा परीक्षा वाला उत्तर नहीं होता है। 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 अगला लिखिएगा शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होता है। शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होता। अभी लिखते चलिए, मैं एक एक बात को समझाऊंगा। शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होता है। शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होता है। शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होता है। अगला और लिखिएगा अंक वाला उत्तर नहीं होता। अंक समझ रहे हैं ना? अंक जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब उत्तर नहीं होता। लिखिए अंक वाला उत्तर नहीं होता है। अंक वाला उत्तर नहीं होता है। अब देखा जाए, देखिए यहाँ पर मैंने आपको कह दिया कि रटने वाला उत्तर नहीं होता है, कट गया। हमने कहा दंडात्मक वाला उत्तर नहीं होता है, कट गया। हमने कहा परीक्षा में पास करने के लिए शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होता है। परीक्षा वाला उत्तर कदाचित नहीं होगा, शुरू या अंत वाला उत्तर नहीं होगा, अंक वाला भी उत्तर नहीं होगा। तो इस हिसाब से क्या 3 नंबर भी ऑप्शन कट गया। और अगला जो ऑप्शन कह रहा है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बहुत सही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। लेकिन आप लोगों का कईयन का क्वेश्चन होगा सर यहाँ भी तो ही आ गया ना, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? तो देखिए प्यारे मास्टर नहीं हो, हमेशा ही नेगेटिव ही नहीं होता है। अब बताइए आपको जो है खाना चाहिए, ऐसे मैं कहूँ, और आपको खाना ही चाहिए तो गलत। लेकिन आपको मान लीजिए कमजोरी है, आपको भूख लगा हो, तब तो आपको खाना ही चाहिए। उस सेंस में ही सही हुआ कि नहीं हुआ? तो यही बात यहाँ कह रहा है कि सीखने के लिए का मतलब होता है कि बालक को सिखाया जा रहा है। तो सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना
पसंद करें, बहुत बेहतर बात है। रटने की बात नहीं हो रहा है, किसकी बात हो रही है? सीखने की बात अर्थात समझने की बात हो रही है, और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन है? अभी हमने बताया था, क्या मध्य बचपन होता है? जी नहीं, मध्य बचपन का उम्र कितना होता है? 6 से 9 बरस होता है, और वयस्कावस्था तो वाला होगा ही नहीं, तो क्या होगा? प्रारंभिक बचपन का समय। हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 होगा। तो प्रारंभिक बचपन के समय में सबसे अधिक भाषा सीखने की क्या होती है? तो संवेदनशील समय होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 3 हो गया। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। कितने बरस की है? 6 बरस की। असाधारण का मतलब क्या? अ माने ना, या साधारण माने? साधारण मतलब जो सामान्य खेल नहीं है उससे बेहतर, सामान्य से बेहतर। असाधारण का मतलब सामान्य से बेहतर, मतलब सामान्य भी नहीं, उससे बहुत अच्छा और साधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके आगे देखा जाए क्या कह रहा है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है। उसके माता पिता भी क्या है? खिलाड़ी है। उसे नित्य मतलब डेली प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी दिया जाता है। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। अब देखिए कह रहा है यह किसका परिणाम है, तो एक बात थोड़ा सा समझिए, एक बात थोड़ा सा समझा जाए। कह रहा है उसे प्रतिदिन क्या किया जा रहा है? ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। उसे प्रतिदिन ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, और उसके माता पिता भी क्या है? तो उसके माता पिता भी खिलाड़ी है। तो यहाँ से क्या एक बात समझ में आ रही है, यहाँ से कि बालक को क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा फिर से देखा जाए। देखिए कह रहे हैं कि एक 6 वर्षीय की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, और उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। देखिए अब माता पिता खिलाड़ी है, तो आगे हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं वातावरण, वहाँ पर इस बात को बढ़िया से समझेंगे। अभी तत्काल के लिए समझ आइए कि माता पिता से जो गुण मिलती है वो आनुवंशिक गुण होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आनुवंशिक गुण भले ही जो है आनुवंशिक गुण सॉरी जो भी उपार्जित गुण होता है उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि माता पिता खुद खिलाड़ी उसका था, वो उपार्जित करके सीखा था, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन मैं वहाँ पे बढ़िया से बताऊंगा कि क्यों होता है। देखिए यहाँ पर माता पिता दोनों खिलाड़ी है, तो इससे उसको आनुवंशिक गुण मिल गया। क्या मिल गया? आनुवंशिक गुण मिल गया, और उसे डेली प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है, अर्थात ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। इससे उसको क्या मिल गया? पर्यावरण मिल गया। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप लोगों ने वृद्धि व विकास लगा दिया होइएगा, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, लेकिन यह क्या है? गलत है। अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो हमने बताया था संवेग के बारे में, डर होगा, ध्यान होगा, उत्तेजना होगा, स्मृति होगा। तो कौन होगा? डर होगा। डर क्या है? संवेग है। अचानक डर जाता है, लोग देखते हैं शारीरिक एक्टिविटी पूरा बदल जाता है, पूरा सिकुड़ जाता है लोग, तो डरना क्या है? तो यह संवेग है। आगे हम बताएंगे संवेग, जब चैप्टर पढ़ेंगे तब। वैसे हमने थोड़ा सा चर्चा किया संवेग के बारे में, आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया है, याद करिए। निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि व विकास तीव्र गति से घटित होता है? देखिए प्यारे मास्टर मास्टरनियों, यहाँ जो घटित आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर घटित का मतलब कामना नहीं है, ये घटित का मतलब प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब वो काम हुआ है, वो है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित अवधि मतलब निम्नलिखित समय में से किसमें शारीरिक वृद्धि व विकास तीव्र गति से होता है? तो हमने बताया था शैशवावस्था में बालक का विकास क्या होता है? तीव्र गति से होता है। फिर बाल्यावस्था में क्या होता है? थोड़ा सा धीमा होता है। और फिर किशोरावस्था में क्या होता है? ऊपर हो जाता है, अर्थात तेज हो जाता है। तो देखिए कह रहा है किशोरावस्था और वयस्कावस्था। किशोरावस्था में गुरुजी तो होता है, लेकिन वयस्का में तो नहीं होता है। शैशवावस्था में मतलब देखिए शैशवावस्था का मतलब कितना हो गया? 0 से 2। अब प्रारंभिक बचपन का कितना हो गया? 2 से 6। और यहाँ पर भी प्रारंभिक बाल्यावस्था का 2 से 6, लेकिन मध्य बचपन का 6 से 9। हमने बताया था बाल्यावस्था में धीमा होता है और शैशवावस्था में तेज रहता है। मतलब शैशवा में तेज, बाल्या में धीमा, किशोरा में तेज। तो हमने बताया था शैशवावस्था को 2 भागों में बांट करके, एक 0 से 6 और एक 0 से 2। तो 0 से 6 वाला जो शैशवावस्था है इसमें बालक का विकास तेजी से होता है। फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है 6 से 11 में, और फिर किशोरावस्था में 11 से ऊपर में तेज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, शैशवावस्था 0 से 2, तो
ये भी शैशवावस्था में आ रहा है, और ये प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ये भी 2 से 6, तो अल्टीमेटली आ तो रहा है 0 से 6 में ही ना, तो किसमें सबसे तेज होगा, इसी अवस्था में होगा या नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर कह रहे 4 नंबर मध्य बाल्यावस्था कदाचित नहीं होगा गुरुजी, किशोरावस्था तो होबे करेगा लेकिन मध्य बाल्यावस्था नहीं होगा, इस हिसाब से अपन का आंसर 2 हो गया। इस सब के बारे में मैंने बढ़िया से पढ़ाया है, एक बार आप रिवीजन कर लें और फिर जो है इसको देखिएगा, यानी तो पहले आप इसको पूरा देख रहे हैं तो इसमें तो वैसे रिवीजन हो ही रहा है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, मतलब कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। विकास सार्वभौमिक है, यह बिल्कुल बात सही है, लेकिन क्या इसे सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करेगा ना। विकास को कोई ऐसा पहलू ही नहीं है जो प्रभावित ना करता हो, एक एक चीज प्रभावित करता है। आपका जो आप मोबाइल जिसमें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ना, वो भी आपको जो विकास में प्रभावित कर रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आपको मोबाइल नहीं होता तो क्या आज आप अभी ये वीडियो को देख पाते, नहीं देख पाते, तो मोबाइल भी आपको प्रभावित कर रहा है। आप कोई ऐसा चीज़ देख लीजिए जो आपको नज़र पड़ता हो, जो आपके विकास में प्रभावित ना करता हो, सब कुछ आपको प्रभावित करता है। आगे देखिए, तो कह रहा है कि विकास प्रभावित नहीं करता है, तो यानी सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करेगा, करता है, तो यही बात क्या है, गलत है। और अपन को क्वेश्चन क्या मांग रहा है, आंसर गलत, तो गलत के लिए गलत वाला ही आंसर होगा। वैसे देख लेते हैं चारों ऑप्शन। विकास जीवन पर्यंत होता है, जी बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्ती होता है, मतलब क्या विकास परिवर्तनशील होता है, जी बिल्कुल सही बात है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील, तो यह भी बात सही है। अगला है कि विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, जी बिल्कुल सही बात है। तो ये सही बात है, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत पूछ रहा है, तो गलत के लिए गलत वाला उत्तर होगा। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 23 नंबर, बस हो गया, तुरंत अब हो जाएगी तेजी से। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील समय कौन सा। अभी मैंने कितना बार बता दिया कि भाषा का सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है, प्रारंभिक बचपन होता है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, या पूर्व बाल्यावस्था होता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा। आइए 24 नंबर, तेरे विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, मतलब क्वेश्चन पॉजिटिव है। आइए, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि विकास माँ के गर्भ से शुरुआत होती है और जीवन पर्यंत तक चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या करे, केवल बाल्यावस्था के दौरान ना, जीवन पर्यंत, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। विकास बहुआयामी होता है, जी बिल्कुल सही बात है। विकास बहुआयामी होती है, मतलब एक समय में सभी पक्षों में विकास होता रहता है, इसलिए कहते हैं क्या, विकास बहुआयामी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती ना, विकास का दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होता है। मैंने आपको बताया था जो विकास का जो दर है ना, दर वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भले ही एक ही समय में 2 बच्चा जन्म लिया हो, लेकिन दोनों के दर में अलग होगी, दोनों की गति अलग होगी। तो कह रहा है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान, जी नहीं, विकास की दर कभी भी समान नहीं हो सकती, यह भी गलत, यह भी गलत। और विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, यह बात गलत है। क्या आप जो है, क्या अभी आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, नहीं ना, घर में पढ़ रहे हैं, क्या आपको माता पिता कुछ सिखाते तो क्या नहीं सीखते हैं, सीखते हैं ना। इसका मतलब है केवल विद्यालय में ही विकास होता है, यह बात गलत है, इसलिए यह भी ऑप्शन गलत। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही, क्योंकि आपको पढ़ाई कि विकास बहुआयामी प्रक्रिया होता है। अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चे में विकास क्रम में होता है, किस क्रम में होता है, तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, सबसे पहले बालक शैशवावस्था में, फिर बालक बाल्यावस्था में, फिर बालक किशोरावस्था में, ऐसा होता है। देखा जाए यहाँ पे क्या है, पहले कह रहे हैं मूर्त, अमूर्त और संवेदिक, जी नहीं, मैंने यह भी नाम बताया था। शैशवावस्था कहा था, संवेदनशील अवस्था कहा था ना, तो यह तो होगा नहीं, पहले संवेदनशील होना चाहिए, तो कट गया। पहले अमूर्त है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। संवेदनशील होगा, मूर्त होगा, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जो देख करके बउआ समझता है, और अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष, जो देखता नहीं है उसके बारे में भी समझ लेता है। तो संवेदिक किस अवस्था गुण है, शैशवावस्था का। मूर्त चीज यानी प्रत्यक्ष आधार पर, मतलब किसी चीज को देखने के आधार पर सीखता है, और किस अवस्था का गुण है, तो बाल्यावस्था का। और अमूर्त यानी जो चीज नहीं है उसके बारे में भी सोच लेता है, किस अवस्था का गुण है, तो किशोरावस्था का। तो इस हिसाब से हमारा जो क्रम होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 26 नंबर। देखिए कि विकास क्या है, विकास क्या एक आयामी होता है, जी गुरुजी ना, विकास एक आयामी कभी नहीं होगा, एकल आयामी कभी नहीं होगा, विकास एक पक्षी कभी भी नहीं होगा, विकास जो है लंबक कभी नहीं होगा, विकास एक रेखीय कभी नहीं होगा,
तो विकास कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, अर्थात विकास परिवर्तनीय होता है। जिस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा? 2 होगा। आनुवंशिकता रूप से पूर्व अभिक्रमित होता है, गलत बात। एक तिहाई होता है, गलत बात। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? देखिए, रचनावादी का मतलब होता है जहाँ पर क्रिएटिविटी होता हो, बालक जो एक्टिव होता हो, उस कक्षा को अपन रचनावादी कक्षा कर सकते हैं। वैसे पढ़ाएंगे आगे एक एक बात। आप लोगों को लगता होगा कि सर सब कुछ तो करें, आगे ही पढ़ाएंगे, आगे ही पढ़ाएंगे, तो भला इसी को क्यों करवा रहे हैं, इसको भी आगे ही करवाइएगा। देखिए मेरे प्यारे मास्टरनियों, जहाँ जो चीज़ की आवश्यकता होगा वहाँ हम पढ़ाएंगे। आप इस बात को आश्वस्त रहिए कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, एक एक बात पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले 4 साल से ऑफलाइन कक्षा पढ़ा रहा हूँ। तो ये बात की जरूर तजुर्बा और अनुभव होगी कि कहाँ पर कौन सा चीज़ पढ़ानी है। ठीक है, आइए। तो कह रहे हैं एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका है? तो दोनों का भूमिका बढ़िया है। भला किसका भूमिका आप खराब कहिएगा? अगर बउआ आ जाए कक्षा में और मास्टर पूरा पढ़ाए लेकिन बउआ सो जाए, तो क्या यह होगी? नहीं होगी। अगर मान के चलिए कि बउआ खूब पढ़ने को चाहे और मास्टर सो जाए, वो बात गलत है। क्या होना चाहिए? दोनों एक्टिव होना चाहिए। तो देखिए क्या कर रहा है, अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है, गलत बात। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, गलत बात। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय है, और गलत बात। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या है? क्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो अपना आंसर क्या होगा? 4 होगा। आइए अगला 28 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि विकास के किस अनुक्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, सृजनशील होता है? इस बात को समझिए। हमने एक बात आपको बताया था कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। यह बात सत्य है, लेकिन फिर भी जहाँ पर बुद्धि विवेक का बात हो, जहाँ पर सोचने समझने की बात हो, जहाँ पर दिमाग लगाने की बात हो, वहाँ पर हम क्या बताए थे? कौन विकास? संज्ञानात्मक विकास। जहाँ पर भाषा संबंधी बात हो, भाषा विकास। जहाँ पर समाज संबंधी बात हो, सामाजिक विकास। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, सभी विकास एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना स्पेशल होता है। तो इसलिए कहते हैं कि स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना करना, सृजनशील, यह सभी किसका गुण है? यह सभी संज्ञानात्मक विकास का गुण है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमारा आज का जो है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और वो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का विकास किसका परिणाम है? तो केवल आनुवंशिकता का जी नहीं, केवल वातावरण का जी नहीं, विद्यालय और शिक्षा का जी नहीं, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर अंतर क्रिया का। इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर 4 है। क्योंकि हम लोग जो है जब आनुवंशिकता और वंशानुक्रम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी कि आनुवंशिकता और वातावरण कैसे एक दूसरे के अंदर संबंधित है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। वैसे मैंने क्लास में किया है, अगर आपको याद हो तो, लेकिन डीपली में करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। आइए लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। कह रहा है क्या कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि शिक्षक होने के नाते आप सभी बच्चों को अर्थपूर्ण मतलब सही तरीका से सीखने के लिए, अधिगम के लिए विविध अवसर देंगे। विविध मतलब विभिन्न प्रकार के अलग अलग अवसर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए इस बात को लिख लिया जाए, विविध या विभिन्न वाला उत्तर होता है। विविध वाला उत्तर होता है, विविध वाला उत्तर होता है। इस बात को लिख लिया जाए कि विविध वाला उत्तर होता है। और अवसर देना चाहिए, बात तो बिल्कुल सही है कि विविध अवसर देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? एक तो सही, सॉरी ऑप्शन ही, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ना बाकी है। इस हिसाब से अपना क्या होगा? एक तो सही होगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। जी बिल्कुल बात सही है। सभी बालकों में सीखने की क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। यह बात आपको मैंने बताया था अधिगम में, सभी बालकों में सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। सभी बालकों में सीखने की क्षमता ऐसी होती है कि दुनिया के सभी चीज़ों को सीख सकता है, बस उसे सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। यह बात भी सही है और इस बात भी सही है। ए, आर और दोनों सही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो 1 सही है। अगली क्लास में आपको बताऊंगा क्या कि ए और आर सही है, यह कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी बात आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, एक बात और कि अगली क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। कल जो है इसी समय में कितने बजे? तो 7 बजे। ठीक है, वैसे आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ, लेकिन कल से मैं आपको जो है क्या दूंगा? तो जो है लाइव क्लास दूंगा। ठीक है, और एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए, एक बात और थोड़ा समझ लीजिए क्या कि देखिए
कि अभी मैंने जितना कुछ बताया ये मैं अपने ऑफलाइन क्लास में सभी छात्रों को पढ़ाया था और उसी बात को जो पढ़ाया था उसी बात को मैं यहाँ पे बताया। इसीलिए आपको लगता होगा कि मैं जो है स्किप खींच रहा हूँ, मैं स्लो खींच रहा हूँ, या फिर वो हो सकता है कि मैं फास्ट कर रहा हूँ। आपके दिमाग में रंग बिरंग की बात चलेगी, लेकिन आप मेरे साथ कुछ दिन जुड़िए, 2-4 क्लास जुड़िए, फिर आपको देखिएगा कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो अपन आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं क्या, और तो कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत होगा वो आप कमेंट में बताइएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझे होइएगा वो कमेंट में बताइएगा। हाँ, और एक बात जरूर हो सकता है कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ कि मेरे से गलती नहीं हो सकता। कोई ऐसा हो जो गलतियाँ हो सकती है, आप कमेंट करिएगा, मैं उसका जो है सही सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। मैं वैसे कोशिश करता हूँ गलती ना हो, लेकिन फिर भी दिमाग है भला, फिसल सकता है ना, तो ये हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छुटका ब्रेक के बाद। बाय मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनी।